हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 1 अगस्त 2026। आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस पढ़ते हैं कि पहला न्यूज़ जनसत्ता से लिया गया है कि ये संपादकीय न्यूज़ है। अ, आइए पढ़ते हैं कि पहला न्यूज़ है कि परमाणु आत्मनिर्भरता की नई कसौटी। कि आइए इसके बाद आइए पढ़ते हैं कि परमाणु आत्मनिर्भरता की नई कसौटी। इसमें क्या बोला गया है कि अब स्पष्ट है कि जिन देशों के पास तकनीकी और उत्पादन क्षमता वही निर्धारण भूमिका निभाएंगे। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 7 दशकों में ऐसी ही क्षमता विकसित की है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में मुख्य बातें पढ़ते हैं। शीर्षक है परमाणु आत्मनिर्भरता की नई कसौटी। लेखक हैं विजय कुमार पांडे। मुख्य विषय है भारत की परमाणु ऊर्जा नीति, सामरिक सुरक्षा, स्वदेशी तकनीकी का विकास और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। कि इसमें क्या बोला गया है कि मुख्य बातें पढ़ते हैं कि तकनीकी क्षमता का महत्व क्या है। कि देख लेख की शुरुआत में स्पष्ट किया गया है कि वैश्विक स्तर पर केवल वही देश निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं जिनके पास उन्नत तकनीक और उत्पादन क्षमता है। भारत ने पिछले 7 दशकों में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यह क्षमता सफलतापूर्वक विकसित की। ऐतिहासिक चुनौतियां भारत की परमाणु यात्रा आसान नहीं रही। सन 1974 के पोखरण परीक्षण और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद देश को कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। और इन प्रतिबंधों के कारण एक समय भारत को उपकरणों और महत्वपूर्ण तकनीकों का भारी कमी झेलनी पड़ी थी। और वैज्ञानिकों का योगदान तमाम प्रतिबंधों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौतियों को एक अवसर में बदल दिया है। स्वदेशी तकनीकों का विकास कर देश को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाया है। और सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा। परमाणु आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए भी बेहद आवश्यक है। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में ऊर्जा सुरक्षा निश्चित करने के लिए कई कई नई तकनीकों और सुरक्षा मानकों को लगातार उन्नत किया जा रहा है। दूसरा संपादकीय न्यूज है कि हादसों की रफ्तार। आईपीसीएस के बारे में ये भी जनसत्ता से लिया गया दोस्तों। कि आंकड़ों में भयावह वृद्धि दर। वर्ष 2025 में देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में 5.3% फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 5.113 लाख से ज़्यादा सड़क हादसे हुए हैं जिनमें 1.83 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई है। और तेज रफ्तार मुख्य कारण है कि पिछले वर्ष वाहनों की तेज रफ्तार ओवर स्पीडिंग के कारण सबसे ज़्यादा 82,000 से अधिक सड़क दुर्घटना हुई है जो कुल हादसों का लगभग 16% है। अन्य प्रमुख कारण सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गलत दिशा में वाहन चलाने और लेन के नियमों का पालन न करने के कारण करीब 4,000 हादसे हुए हैं। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से 136 दुर्घटना दर्ज की गई है। और चालू वर्ष की स्थिति वर्ष 2026 की शुरुआती महीनों में ही देश भर में कुल सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा 2.85 लाख को पार कर चुका है। बुनियादी सवाल लेख में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि सरकार का पूरा ध्यान केवल न सड़कों के निर्माण या चौड़ीकरण पर है जबकि उनकी सुरक्षा और यातायात नियमों के कड़े पालन पर पर्याप्त ध्यान नहीं किया जा रहा है। नियम बनाम नैतिकता। ये भी संपादकीय न्यूज है न्यूज के बारे में। कि नियम बनाम नैतिकता यह इस बात पर सवाल उठाता है कि कैसे सरकारों और नियमों का तकनीकी फायदा उठाकर राजनीतिक नैतिकता को तार पर रख देती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कड़ा सवाल पूछा है कि कई व्यक्ति बिना चुनाव जीते 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में मुख्य बातें। कि मामले की पृष्ठभूमि है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को पहले नीतीश कुमार की सरकार में पंचायती राज मंत्री बनाया गया था और सरकार बदलने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार में उन्हें दोबारा मंत्री पद का शपथ दिला दी गई। और संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत किसी भी गैर विधायक व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। इस अवधि के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनाना अनिवार्य होता है। और विवाद की वजह है कि दीपक प्रकाश 6 महीने बीतने के बाद भी किसी सदन के सदस्य नहीं बने और सरकार बदलने को आधार बनाकर उन्हें दोबारा शपथ दिलाई गई जिससे तकनीकी रूप से 6 महीने की समय सीमा को दोबारा रिसेट या शून्य करने का प्रयास किया गया। याचिका ने इसे इस संविधान के साथ धोखा बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे विशुद्ध रूप से कानून का उल्लंघन बनाया। कोर्ट ने याद दिलाया कि लगभग 25 साल पहले पंजाब के एक मामले SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अनुच्छेद 164 केवल एक बार के लिए अस्थायी छूट देता है, इसका बार बार दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। नैतिक निष्कर्ष। लेख के अंत में कहा गया है कि किसी संवैधानिक प्रावधान की इस तरह गलत व्याख्या करके तत्कालिक राजनीतिक लाभ तो लिया जा सकता है लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा को होने वाले नुकसान को दीर्घकालिक होता है। बहुत अच्छी बात बोली गई दोस्तों। फिर आइए आगे अगला न्यूज़ पढ़ते हैं। ये भी तो लाइव हिंदुस्तान से संपादकीय न्यूज़ लिया गया है कि आई पति इस न्यूज़ के बारे में कि सुनवाई तेजी से हो रहे हैं और दोषियों को मिले सजा, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं बनेगी बात। आई पति इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें पढ़ते हैं कि पक्ष सुनवाई से हो और दोषियों को मिले सजा। विशेषज्ञ प्रोफेसर हरिवंश दीक्षित। मुख्य विचार क्या है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो समयबद्ध न्याय व्यवस्था बेहद जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करना न्याय व्यवस्था में जनता और युवाओं के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। विपक्ष और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं बनेगी बात। विषय फैजान मुस्तफा कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप
27 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक मामले की पहली सुनवाई की टल गई क्योंकि सीबीआई के वकील उपस्थिति नहीं हो सके थे। इसके साथ ही पूरी न्यायिक प्रणाली में व्यापक सुधार और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। परीक्षा में फिर से सेंध। आई पढ़ते हैं, ये भी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान से लिया गया है। आई पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि बार-बार पेपर लीक देश और विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड विशेष उल्लेख में परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पेपर लीक होने की घटना लगातार सामने आ रही हैं और छात्रों का आक्रोश। परीक्षा संबंधी शिकायतों और अनियमितताओं के कारण छात्रों में भारी असंतोष और जिसके विरोध में वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सिस्टम में सुधार की मांग। लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी शिक्षा बिरादरी और प्रशासन को एकजुट होकर कड़े कदम उठाने होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री और किसान सम्मान निधि योजना 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। पीएम किसान योजना के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए गए। आज पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें और डिटेल से पढ़ते हैं कि खेलो इंडिया पर 36,000 करोड़ खर्च किए होंगे, सभी केंद्रों में एकीकृत करने की योजना। आज पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें। केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फैसलों को दर्शाती है कि जिसके घोषणा मुख्य रूप से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है कि अखबार की रिपोर्ट में निम्नलिखित 3 मुख्य योजना और कैबिनेट निर्णयों के बारे में जानकारी दी गई है। कि पहला है कि पीएम किसान योजना का विस्तार, पीएम किसान एक्सटेंडेड। मुख्य घोषणा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों वित्त वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आवंटित बजट, इस योजना के लिए 3.115 लाख करोड़ रुपये को भारी भरकम बजट मंजूरी किया गया है। कि लाभ, इसके तहत देश के पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डेबिट भेज दी जा रही होगी। और खेलो इंडिया का नया स्वरूप क्या है कि रिवैम्पेड खेलो इंडिया स्कीम क्या है कि मुख्य घोषणा कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो इंडिया मिशन का विस्तार किया गया है। आवंटित बजट, इसके लिए कुल 36,441 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। और आवंटित बजट इसके लिए कुल, इसका उद्देश्य क्या है कि इस लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहद खेलों सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग, आधुनिक खेल विज्ञान, स्पोर्ट साइंस सहायता प्रदान करना और आगामी ओलंपिक खेलों के लिए एक मजबूत बेस तैयार करना। और पीएम सूर्य सरोवर योजना की जो मुख्य बात है क्या कि पानी की सतह पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने के लिए कि नई सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी मिली है, पीएम सूर्य सरोवर योजना। और आवंटित बजट, फ्लोटिंग सोलर क्षमता को बढ़ाने के लिए 5,070 करोड़ की योजना को हरी झंडी दिखाई गई है। और लाभ, इससे देश में हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा और बिजली के बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले विशेषज्ञों ने जताई राय, इस बार भी ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। पता है इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक से पहले ब्याज दरों रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने की विशेषज्ञों की संभावनाओं को दर्शाती है। कि मुख्य सुर्खियां और मुख्य बिंदु कि ब्याज दरों में यथास्थिति को उम्मीद। मुख्य हेडिंग स्पष्ट करती है कि विशेषज्ञों के अनुसार इस बात पर भी ब्याज दरों पर बदलाव की उम्मीद नहीं है। कि विशेषज्ञों की सर्वेक्षण कि 66 विशेषज्ञों के बीच किए गए पोल या सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश का मानना है कि आरबीआई आगामी मौद्रिक नीति की समीक्षा रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखेगा। और आर्थिक संकेतों पर नजर, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारण करते समय मुख्य रूप से महंगाई, इन्फ्लेशन, भारतीय रुपया, INR की स्थिति और देश की विकास दर GDP ग्रोथ रेट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। और वर्तमान चक्र के अनुसार आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने हालिया बैठकों में भी वैश्विक अनिश्चितताओं का देखते हुए अपनी न्यूट्रल या तटस्थ नीतियों को बनाए रखता है और प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जोसेफ प्रिएस्टली ने ऑक्सीजन की खोज आज के दिन की थी। इसको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में एग्जाम पूछे जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड पीटी में पूछे जा सकते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में कि जोसेफ प्रिएस्टली द्वारा ऑक्सीजन की खोज के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। कि खोज की तिथि 1 अगस्त 1774 की ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ प्रिएस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और वैज्ञानिक प्रयोग, उन्होंने लाल मिस्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके एक नई गैस प्राप्त की जिसे बाद में ऑक्सीजन नाम दिया गया है। और अन्य नाम, शुरुआत में इस गैस या डिप्लोगिस्टिकेटेड एयर या डिप्लोजिस्टिकेटेड एयर का नाम दिया गया था। नामांकन फ्रांस के महान रसायन शास्त्री एंटोनी लेवाइज ने साल 1777 में इस गैस का ऑक्सीजन रखा। रोचक तथ्य, पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन गैस मौजूद है जो मानव जीवन और सांस लेने के लिए अनिवार्य है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? इसमें 21% है। तो पृथ्वी में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने 21% है।
कि ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए जोसेफ प्रिस्टले ने किस पदार्थ को गर्म किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने लाल फ्लोरिक ऑक्साइड को गर्म करके नई गैस या ऑक्सीजन प्राप्त की थी। तो इसको याद रखना दोस्तों कि लाल मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके नई गैस ऑक्सीजन प्राप्त की थी। कि यह धातु पारा मरकरी का एक यौगिक और रंग में लाल होता है, इसको याद रखना। जोसेफ प्रिस्टले द्वारा खोजे गए इस गैस को प्रारंभ में क्या नाम दिया गया था? डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर दिया गया था। जोसेफ प्रिस्टले ने इस गैस को डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर नाम दिया गया था। इस गैस के नाम की शुरुआत डी से होती है। किस रसायनज्ञों ने 1777 में इस गैस का नाम बदलकर ऑक्सीजन रखा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एंटोनी लेवोजिए। फ्रांस के रसायनज्ञों ने एंटोनी लेवोजियो ने 1777 में इस गैस को ऑक्सीजन नाम दिया गया था। इन फ्रांसीसी वैज्ञानिकों को आधुनिक रसायन विज्ञानों का पिता भी माना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? 21। इसको पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं। धड़कने के बचाने को पहली बार दिल्ली लेकर दौड़ी ट्रेन की। आगे पढ़ते हैं इस मुख्य बात इस ट्रेन में, इस बात में। भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस माध्यम से एक लाइव ह्यूमन हार्ट से धड़कता हुआ दिल सफलतापूर्वक ले जाने की ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में है। कि शीर्षक है कि धड़कने बचाने को पहली बार दिल लेकर दौड़ी ट्रेन कि डोनर के दिल को सूरत से अहमदाबाद गुजरात तक समय रहते सुरक्षित पहुंचाना था। और सड़क एवं कॉरिडोर प्रबंधन आपदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर तक रेलवे सुरक्षा बल RPF और गुजरात पुलिस द्वारा एक विशेष ग्रीन कॉरिडोर बिना रुकावट के मार्ग तैयार किया गया था। और परियुक्त ट्रेन यह सफल जीवन रक्षक मिशन मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 20901 के द्वारा पूरा किया गया था। और तय की गई दूरी ट्रेन ने इस अति संवेदनशील यात्रा को मात्र 2.5 घंटे 2 घंटे 32 मिनट में पूरा किया। सराहनीय। गुजरात के मुख्यमंत्री उपेंद्र पटेल ने इस अद्भुतपूर्ण समन्वय और त्वरित सेवाओं की सराहना की। कि आवाज़ से बीमारी का पता लगेगा। हम पढ़ते हैं कि 30 सेकंड की फिलिप बताएगी स्वास्थ्य समस्या। हम पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें। चिकित्सा क्षेत्र में उभरती हुई वॉइस बायोमार्कर वोकल बायोमार्कर तकनीकी के बारे में बात कर रही है। इस तकनीकी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से केवल 30 सेकंड की वॉइस रिकॉर्डिंग से बीमारियों की पता लगाया जा सकेगा। और समाचार पत्र के मुख्य बिंदु। आवाज़ से बीमारी का पता लगेगा। 30 सेकंड की फिलिप बताएगी कि स्वास्थ्य समस्या। तकनीकी का आधार वॉइस बायोमार्कर की मदद से आवाज़ में छिपे बहुत सूक्ष्म बदलाव जैसे कि पिच, टोन और सांस लेने के पैटर्न को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा परखा जाता है। और वैश्विक सहयोग। इस अध्ययन में कि 24 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने मिलकर एक नया फ्रेमवर्क ढांचा तैयार किया है और ताकि आवाज़ के जरिए स्वास्थ्य जांच को मानकों पर उतारा जा सके। और भारत में संभावित फायदे। समुद्र या ग्रामीण इलाकों के लोग केवल स्मार्टफोन पर बोलकर घर बैठे अपनी प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच कर सकेंगे और डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता या खून की जांच या ब्लड टेस्ट के दर्द से राहत मिल सकेगी। और बहुत ही कम खर्च में बीमारियों पहले स्टेज पर पकड़ी जा सकेगी। वॉइस बायोमार्कर से पहचानी जाने वाली संभावित बीमारियां। चिकित्सा शोधों और वर्तमान प्रगति के अनुसार इस तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित रोगों के शुरुआती लक्षणों की पहचान के लिए किया जा रहा है। और न्यूरोडेजेनेरेटिव विकास, न्यूरोडेजेनेरेटिव डिसऑर्डर, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे बीमारियों जहां आवाज़ की धीमा होना या शब्दों के बीच लंबा ठहराव का एक संकेत होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, अवसाद या एंजाइटी, चिंता और तनाव के दौरान आवाज़ के उतार चढ़ाव में होने वाले बदलाव। क्रोनिक बीमारी टाइप 2 डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों या कार्डियोवास्कुलर इलनेस का भी आवाज़ के महीन कंपनों से पता लगाया जा सक रहा है। नोट या तकनीकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग या जांच की एक डिजिटल माध्यम है जो डॉक्टर की वास्तविक जांच या डायग्नोसिस का विकल्प नहीं है। शिकिंजा। आइए पढ़ते हैं कि इस न्यूज़ के बारे में। चीन के लिए जासूसी में फ्रांस का पायलट गिरफ्तार। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। फ्रांस के एक पूर्व नौसेना पायलट की पियरे हैंडे चुएट के बारे में, जिन पर चीन के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप में फ्रांस में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। और मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर सैन्य संघर्ष के दौरान इन्होंने सोशल मीडिया पर वो दौरा किया गया था। भारतीय वायुसेना IAF राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और वे गिर गए। और जबकि चीनी लड़ाकू विमान J-10C और JF-17 राफेल किलर है। अब फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने इसे देश के रक्षा रहस्यों को लीक करने और चीन से जुड़े होने के आरोप में न्यायिक निगरानी में ले लिया गया है। और समाचार की मुख्य बातें। चीन के लिए जासूसी या फ्रांसीसी पायलट या पियरे हैंडे चुएट को फ्रांस की घरेलू खुफिया एजेंसी SGSI ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और इनके घर की तलाशी ली।
सैन्य नियमों की अनदेखी। चुवेट पर आरोप है कि उन्होंने फ्रांसीसी नौसेना में सेवा के दौरान बिना अपने कमांडरों को सूचित किए 2018 या 19 में चीन की दो बार गुप्त यात्रा की और चीनी पायलटों की प्रशिक्षण इन गुप्त यात्राओं के दौरान उन्होंने एक दक्षिण अफ्रीकी विमानन कंपनी के माध्यम से चीनी सेना PLA के पायलटों के युद्धोत्तर रणनीति और संवेदनशील विमानों पर संचालन का परीक्षण दिया था। और सेना छोड़ने के बाद एक विमान ट्यूब चैनल या ट्यूब चैनल एक्ट ट्यूब चला रहे थे, जिनके 5.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। और राइफल के सीक्रेट का खतरा। चू-8 पहले फ्रांस के परमाणु संचालित विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गोल से राफेल एम और सुपर एंटेडार्ट जैसे लड़ाकू विमान उड़ाते थे। और भारत भी राफेल विमानों का उपयोग करता है और इसलिए इस खुफिया लीक की जांच वैश्विक रक्षा एजेंसियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शेयर बाजार में बनाए गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे में है। इस लेख का मुख्य बात पढ़ते हैं कि एक दिन में रिकॉर्ड बढ़त। माइक्रोसॉफ्ट ने बाजार में एक नया इतिहास रचा है। कंपनी के मार्केट के बाजार या कंपनी में एक ही कारोबारी सत्र में करीब 39 लाख करोड़ रुपये, लगभग 550 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। और यह दुनिया की किसी भी लिस्टेड या सूचीबद्ध कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी एक दिवसीय सिंगल डे बढ़ोतरी है। मुख्य उछाल। शानदार तिमाही नतीजे। कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं और क्लाउड बिजनेस में ग्रोथ। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म या अंजूरे मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। और शेयरों में तेजी। अमेरिकी बाजार में कंपनी का शेयर एक ही दिन में करीब 15.5% उछाला गया, जो वर्ष 2008 के बाद इसकी सबसे बड़ी एक दिवसीय तेजी है। पुराना रिकॉर्ड टूटा। इस ऐतिहासिक बढ़त के साथ माइक्रोसॉफ्ट का कुल बाजार पंजीकरण लगभग 3.35 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। और कंपनी ने पिछले साल एनडीबिया द्वारा बनाए गए लगभग 441 अरब डॉलर के सिंगल डे मार्केट गेन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया है। कि माँ के दूध की दुनिया में कोई विकल्प नहीं। स्तनपान कराने से कतरा रही है कई माताएं। आई पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। संपादकीय न्यूज़ है तो लाइव हिंदुस्तान से लिया गया है कि विश्व स्थापन सप्ताह 1 से 7 अगस्त पर आधारित है। इसमें स्तनपान के महत्व और आधुनिक समाज में इसे जुड़ी चुनौतियों पर 2 अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। बाएं ओर का लेख माँ के दूध का दुनिया में कोई विकल्प नहीं। यह लेख स्तनपान को शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार बताया गया है कि अमृत समान माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण और प्राकृतिक पोषण है, जिसका कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता। और प्रतिरोधक क्षमता। यह शिशु को कई तरह के संक्रमणों और बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी और एंटीबॉडी प्रदान करता है। और मानसिक व शारीरिक विकास। इससे बच्चे का शारीरिक और दिमागी विकास तेजी से होता है। और दाएं ओर का लेख स्तनपान कराने से कतरा रही कई माताएं। और यह लेख आधुनिक समय में महिलाओं के बीच स्तनपान को लेकर आ रहे बदलाव और हिचकिचाहट पर बात करता है। और बदलती जीवनशैली। कामकाजी व्यवस्था के आधुनिक जीवनशैली के कारण कई महिलाएं समय पर स्तनपान नहीं करा पाती हैं। और भ्रांतियाँ। कुछ महिलाओं में या फिगर खराब होने या शारीरिक कमजोरी आने जैसे गलत फहमियाँ होती हैं, जिसके कारण वे स्तनपान से बचती हैं। जागरूकता की कमी। लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि माताओं को इसके प्रति जागरूक करने की बेहद ज़रूरत है। और बीच का भाग। अनुलोम विलोम। केंद्र में एक माँ या बच्चे का रेखा चित्र, जिसके ऊपर या विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त लिखा हुआ है। CAPF SSF की कांस्टेबल परीक्षण में के धांधलेबाजी। और TFT में विशेष डिवाइस लगाकर परीक्षणों में नकल। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और सचिवालय सुरक्षा बल SSF की कांस्टेबल परीक्षा में हुई हाईटेक धोखाधड़ी के नकल के खुलासे के बारे में है कि नोएडा स्पेशल टास्क फोर्स STF ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भारतीय केंद्रों के कंप्यूटर या मॉनिटर IFT में एक विशेष मॉडिफाइड या डिवाइस लगाकर बाहर से सिस्टम को हैक कर लेते थे और पेपर हल करते थे। मुख्य बिंदु और विवरण। के लेख का मुख्य शीर्षक। TFT में विशेषज्ञों या डिवाइस लगाकर परीक्षा में नकल। या CAPF या SSF की कांस्टेबल परीक्षा में धांधलीबाजी। तो क्या होती है कि मॉडिफाइड TFT कंप्यूटर के मॉनिटर या TFT के अंदर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स या डिवाइस इस तरह छिपाकर या फिट कर दी जाती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। इसकी मदद से स्क्रीन पर चल रहे पेपर का डिस्प्ले सीधे केंद्र से बाहर बैठे सॉल्वर को ट्रांसफ़र हो जाता है और वह
रिमोटली यह परीक्षा हल कर देता है। गिरोह का नेटवर्क, इस गिरोह ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कम से कम 5 राज्यों के परीक्षा केंद्रों में ऐसी मॉडिफाइड या डिवाइस वाले मॉनिटर सप्लाई किए थे। और बरामदगी और कार्रवाई, या विश्व रख, नोएडा या कोतवाली एसटीएफ टीम के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने उसके पास में मॉनिटर या सीपीआई या इंटरनेट राउटर या वॉकी टॉकी, कई पेन ड्राइव्स या मॉडिफाइड या डिवाइस चिप्स और विभिन्न परीक्षाओं के एडमिट कार्ड का बरामद किए हैं। सबूतों की एक कड़ी को पिरोया सबूतों की एक कड़ी को पिरोया है। आई प्रतिश न्यूज़ के बारे में कि क्या बोला गया है कि सबूतों की एक कड़ी को पिरोया है। इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें पढ़ते हैं। फोरेंसिक विज्ञान और डीएनए जांच मदद से किसी आपराधिक मामले की पुष्टि या सुलझाने के बारे में बताए गए हैं। इस समाचार रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित है। इसमें क्या बोला गया कि शीर्षक सबूतों की एक कड़ी को पिरोया। इसके नीचे एक उपशीर्षक है, फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट बनी ठोस आधार। साक्ष्यों का संकलन है, लेकिन बताया गया है कि कैसे जांचकर्ताओं और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने वैज्ञानिकों तरीकों से कड़ियों को जोड़ा। और इसके 2 मुख्य पहलू नीचे हाईलाइट किए गए हैं कि नाले की दीवार से खून के नमूने जुटाए और जांच टीम ने घटनास्थल के पास नीले नाले की दीवार से खून के महत्व जैविक नमूने एकत्र किए, जो बाद में केस को साबित करने में अहम साबित हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जोड़ा। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक लैब के वैज्ञानिक निष्कर्षों को आपस में मिलाकर अदालत के सामने एकाइट और मजबूत आधार पेश किया है कि दृश्य तत्व, विजुअल इमेज या ऊपरी दाईं ओर से ये ग्लव्स पहनने पर फोरेंसिक विशेषज्ञों का सांकेतिक चित्र दिखाया गया है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धन लेंस और पेन की दर्द से दस्तावेजों सबूतों का सूक्ष्म विश्लेषण कर रहा है। दंगे के बाद लगा लॉकडाउन, फिर भी समय पर चार्जशीट। आए पाते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये छोटे न्यूज़ हैं कि दंगे के बाद लगा लॉकडाउन, फिर भी समय पर चार्जशीट। क्राइम ब्रांच के लिए चुनौती। दंगों के ठीक बाद देश में कोविड-19 महामारी के दौरान यह पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया था और अधिकांश गाँवों के स्थानीय नागरिक होने की वजह से मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा उन्हें डराने, धमकाने और प्रभावित करने की निरंतर आशंका बनी हुई थी। और इसके बावजूद पुलिस ने सभी सीमाओं को पार करते हुए समय पर अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल किया था और सजा और कानूनी धाराएं और कि दोषी ताहिर हुसैन पर लगाई गई विभिन्न कानूनी धाराओं का ब्यौरा दिया गया है, जो मुख्य रूप से धारा 302 हत्या और धारा 365 अपहरण और धारा 147, 148, 149 घातक हथियार से लैस होकर दंगा भड़काना और आपराधिक साजिश शामिल है। अन्य दोषियों के नाम ताहिर हुसैन के साथ इस मामले में संलिप्त अन्य सह आरोपियों जैसे नाजिम या कासिम या अनस्य और जावेद को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया है। वही साक्ष्य के अभाव में 6 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है। और बचाव पक्ष का रुख कि विशेष बॉक्स में लिखा गया है कि आरोपियों को कर डूमा कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेगा। पीएमईजीजीपी में 60% आवेदकों को नहीं मिल पाती सब्सिडी। इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें कि यह समाचार पत्र की कतरन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के तहत आवेदकों को मिलने वाले वित्तीय सहायता और मार्जिन बनी सब्सिडी की चुनौतियों को दर्शाती है। मुख्य समाचार और सारांश क्या है कि शीर्ष के अनुसार पीएमईजीपी योजना में लगभग 60% आवेदकों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदनों को लंबित रखना और स्वीकृत रिजेक्ट करना या समय पर कामकाजी प्रक्रिया पूरा न कर पाना। महत्वपूर्ण सांख्यिकी और आंकड़े, इंपोर्टेंस डाटा इनसाइट लेख में विभिन्न वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के माध्यम से इस समस्या को उजागर किया है। किसमें क्या गया है, विवरण और वित्तीय वर्ष दिया है 2025 या 26, 2024 या 25 में दिया गया है। कुल प्राप्त आवेदन दिया है 2025-26 में दिया गया है कि 1,63,205, जबकि 2025-26 में दिया है 2,45,227 कुल आवेदक। बैंकों द्वारा स्वीकृत या अप्रूव दिया गया 50,000, 2025-26 में 50,000 और 944, जबकि वर्ष
2024-25 में दिया है 1,08,336। बैंकों द्वारा लंबित 2025-26 में 41,000 है, जबकि बैंकों द्वारा अस्वीकृत 74,489 हैं। रिजेक्टेड, जबकि वास्तविक सब्सिडी है, वास्तविक सब्सिडी पाने वाले उद्योग है 66,494, लगभग 40%। और 2024-25 में 59,703, महज 24%। ऐतिहासिक गिरावट पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना करें तो साल 2021 या 22 में 39.25% आवेदकों को लाभ मिला था, और जो साल 2022-23 में गिरकर 25.26% रह गया था। और राज्यवार स्थिति, स्टेट वाइज एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रमुख राज्यों में भी आवेदनों के लंबित या निरस्त होने की दर काफ़ी अधिक है। उत्तर प्रदेश 3,034 आवेदकों प्राप्त हुए, जिनमें से 385 आवेदनों या बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए थे, जबकि 1,222 आवेदकों स्वीकृत हुए हैं और 886 लंबित रहे हैं। और बिहार में 19,533 आवेदकों में से केवल 3,445 को ही स्वीकृति मिल सकी है, जबकि 4,511 आवेदन स्वीकृत होकर भी रुके रहे हैं। और 11,241 आवेदकों को भी सीधे अस्वीकृत कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल 3,703 आवेदकों में से 538 आवेदक अस्वीकृत हुए हैं, जबकि 2,194 आवेदक लंबित रहे हैं और मात्र 804 आवेदकों को ही स्वीकृत किए जा सके हैं। अन्य राज्य से राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित या खारिज पाए गए हैं। और योजना के बारे में समान जानकारी कि पीएमईजीपी योजना भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्रालय की एक प्रमुख रोजगार सृजन योजना है। और इसके अंतर्गत एक व्यवसाय या निर्माण इकाइयों शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण या सरकार द्वारा 15 से 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। समुद्र मंथन के लिए 84,084 करोड़। आइए पढ़ते हैं कि कैबिनेट का फैसला अब समुद्र से निकलेगा, अपना तेल घटेगी विदेशों को निर्भरता। आइए पढ़ते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। आइए पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में कि समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर या एक्सप्लोरेशन एसिम योजना के बारे में ही, जिसे हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गहरे और अति गहरे समुद्री क्षेत्रों या ऑफशोर बेसिन में तेल और गैसों की खोज को बढ़ावा देना, और ताकि विदेशों पर ईंधन की निर्भरता को कम किया जा सके। और इस योजना के मुख्य बिंदु और वित्तीय आवंटन और वित्तीय घटक क्या है। कैबिनेट ने इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए 84,084 करोड़ का बजट आवंटन किया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2030 से 31 तक उपयोग किया जाएगा। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं कि गहरे पानी में ड्रिलिंग या 43,200 करोड़। इसके तहत समुद्र में 60 खोजी कुओं या एक्सप्लोरेटरी वेल की खुदाई की जाएगी, और सरकार प्रति कुएं की कुल लागत का 50% या 675 करोड़ जो भी कम हो तक की वित्तीय सहायता देगी। और ऑफशोर डेटा अधिग्रहण 28,534 करोड़, आधुनिक भूकंपीय सर्वेक्षण, सिस्टमैटिक सर्वे और भूगर्भीय डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और साझा इंफ्रास्ट्रक्चर हब 10,000 करोड़, खोजे गए तेल और गैस के व्यावसायिक उत्पादन और परिवहन या इवैक्यूएशन के लिए समान बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विसिंग लोन। रुपये 2,000 करोड़ में ही तेल गैस क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण घरेलू निर्माण का मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। योजना का मुख्य मकसद और लाभ। आत्मनिर्भरता। वर्तमान में भारत अपनी जरूरत का लगभग 88.7% कच्चा तेल आयात करता है। इस मिशन का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और संसाधनों की खोज। इस मिशन से भारत के हाइड्रोजन भंडार में 600 मिलियन मीट्रिक टन या तेल समकक्ष MMTOE से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। और विदेशों मुद्रा की बचत। घरेलू उत्पादन बढ़ने से देश के आयात बिल में सालाना करीब 1 लाख करोड़ तक की भारी बचत हो सकती है। और रोजगार के अवसर। तेल एवं गैस की खोज, E&P और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नए रोजगार पैदा होंगे। 1 अगस्त 2026 के इंडियन एडिटोरियल न्यूज हैं में से दो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और कानूनी मुद्दों पर चर्चा की गई है। पहला, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोस्ट फैक्टो या कार्य पश्चात पर्यावरण मंजूरी पर दिया गया ऐतिहासिक फैसलों। और दूसरा, औद्योगिक उत्पादन और सूचकांक IP के जून 2026 के आंकड़े। इन संपादकीय एडिटोरियल और UPSC PCS की महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते पहला संपादकीय न्यूज है, क्लियरेंस इन रिवर्स, पर्यावरण नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। विषय, समान अध्ययन, प्रश्न पत्र 2, शासन व्यवस्था या न्यायपालिका। प्रश्न पत्र 3, पर्यावरण संदर्भ। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को दिए गए कि अपने फैसले में 2021 तक के उस सरकारी कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम को खारिज कर दिया है जो उद्योगों को बिना मंजूरी काम शुरू करने के बाद पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी लेने की अनुमति देता था।
और मुख्य बिंदु अवैधता पर प्रहार। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद मंजूरी लेना पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस अस्थायी नियम नहीं बन सकता। यह केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए होना चाहिए, न कि नियमों के उल्लंघन को वैध बनाने के लिए। एमनेस्टी योजना की विरोध। अदालत का रुख है और साफ है कि इस छूट का उपयोग किसी भी प्रकार की माफ़ी योजना या एमनेस्टी स्कीम के रूप में उपयोगों को बचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास आवश्यक है, लेकिन वह पर्यावरण की कीमत पर या कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके नहीं हो सकता। संपादकीय विश्लेषण। टेम्पोररी रेस्पाइट। औद्योगिक उत्पादन में क्षणिक सुधार या विश्व समान अध्ययन प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास। संदर्भ जून 2026 के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के आंकड़ों में मजबूत सुधार देखा गया है। और मुख्य बिंदु अस्थायी राहत। संपादकीय सचेत करता है कि जून महीने में उद्योगों के अच्छे प्रदर्शन को भविष्य का स्थायी संकेत नहीं माना जाना चाहिए। और संरचनात्मक चुनौतियाँ। विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अभी भी मांग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और सतत विकास के लिए घरेलू मांग को मजबूत करना आवश्यक है। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न है, UPSC PCS प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करियर EIA की एक अनिवार्य शर्त है, न कि एक प्रशासनिक औपचारिकता है। हाल ही में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस या पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पर न्यायपालिका के रुख के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि उत्तर है संरचना के संकेत की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले या 29 जुलाई 2026 को उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत है, जिसमें कार्य पश्चात पर्यावरणीय मंजूरी को हतोत्साहित किया गया है। और मुख्य भाग या करियर EIA का महत्व या परियोजना शुरू होने से पहले पर्यावरणीय स्थानीय समुदाय और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करता है। और पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के नुकसान। इससे उद्योगों में नियमों का उल्लंघन की प्रवृत्ति बढ़ती है और एमनेस्टी संस्कृति और पर्यावरण को अपूरणीय की क्षति पहुंचती है। आर्थिक बनाम पर्यावरणीय संतुलन। देश के औद्योगिक विकास या IP और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाना क्यों आवश्यक है, इसका जिक्र करें। एक मजबूत वैज्ञानिक तंत्र की आवश्यकता पर बल दें और पर्यावरणीय नियमों को कड़ाई से पालन कराएं और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें। पर्यावरणीय प्रभाव या आकलन इन्वायरमेंटल या इम्पैक्ट असेसमेंट EIA के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए कि पर्यावरण में EIA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वैज्ञानिक रूप से अनिवार्य किया गया है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगों के लिए या पोस्ट फैक्टो या कार्य पश्चात मंजूरी को एक वो सामान्य नियमित प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी है। पहला कथन है कि दूसरा गलत है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पोस्ट फैक्टो मंजूरी को नियमित या एमनेस्टी योजना नहीं माना जा सकता है, यह केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों तक सीमित होनी चाहिए। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि यह देश के औद्योगिक क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में उत्पादन की मात्रा में आए बदलाव को मापता है और इसे प्रतिवर्ष नीति उद्योगों द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि IIP को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यभारी NSO या सांख्यिकी कार्यक्रम या क्रियान्वयन मंत्रालय MOSP द्वारा मासिक आधार पर जारी किया गया नीतियों का उपयोग द्वारा नहीं। अब तटीय अन्वेषण या योजना। समुद्र मंथन स्कीम की खबर। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में तेल और गैस के अब तटीय अन्वेषण ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए 84 करोड़ 8.8 बिलियन की मेगा योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दी। UPSC दृष्टिकोण। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और कच्चे तेल के आयात और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में $50 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास दर 23 महीने की उच्चतम स्तर 7.3% पर IIP डाटा। खबर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन या सूचकांक IIP वृद्धि दर 7.3% रही है, जो पिछले 23 महीनों में सबसे तेज और बिजली खनन क्षेत्रों में मजबूत सुधार देखा गया है। UPSC दृष्टिकोण से निर्माण क्षेत्रों में सुधार और निवेश आधारित क्षेत्रों में मजबूती कैपिटल एक्सपेंडिचर में 23% से अधिक की वृद्धि और घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कमजोर मानसून आगे चलकर ग्रामीण मांगों को प्रभावित कर सकता है। और GSTN ने ई-वे बिल बदलाव को टाला और गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN ने उद्योगों से मिले फीडबैक के बाद 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाले 2 प्रमुख ई-वे बिल संशोधन को अगले आदेश तक रोक दिया जाए और इसी में शिफ्ट टू GSTN को अनिवार्य करना और स्वैच्छिक बंद वॉलंटरी क्लोजर की सुविधा शामिल थी।
विपक्षी दृष्टिकोण से यह व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कर अनुपालन में तकनीकी चुनौतियों की सतत को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। और चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट अप्रैल जून 2026 तिमाही के लिए भारत कर का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2026-27 के कुल लक्ष्य का 18.25% रहा। और विपक्षी दृष्टिकोण यह दिखाता है कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन और कर संग्रह मजबूत स्थिति में है और जिससे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण या फिस्कल या कंसोलिडेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मेंस के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हाल ही में स्वीकृत समुद्र मंथन योजना के आलोक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति की समीक्षा कीजिए और बढ़ते आयात बिल और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच एक योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रकार सहायक हो सकती है। कि समुद्र मंथन में 84,084 आवंटन किए गए हैं और करोड़ रुपया आवंटन किए। भारत के रिकॉर्ड या $50 बिलियन के तिमाही तेल आयात बिल का उल्लेख करते हुए शुरू करें कि उत्तर के मुख्य बिंदु की समुद्र मंथन योजना 84,084 करोड़ आवंटन भारत के रिकॉर्ड। मुख्य बातें पढ़ते हैं मुख्य भाग में कि क्या लिखेंगे कि भारत की वर्तमान ऊर्जा निर्भरता 80% से अधिक तेल आयात और पश्चिमी एशिया संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और समुद्र मंथन के लाभ, गहरे और अति गहरे समुद्र डीप या अल्ट्रा डीप वाटर में घरेलू अन्वेषण को बढ़ावा, अत्याधुनिक तकनीकी का आगमन और विदेशी मुद्रा भंडारण की बचत और चुनौतियाँ, उच्च तकनीकी की लागत और पर्यावरणीय चिंताएं और लंबी गर्भाधान अवधि गेस्टेशन पीरियड। और निष्कर्ष ऊर्जा के पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों के संतुलित विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए सकारात्मक निष्कर्ष लिखे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत समुद्र मंथन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गहरे समुद्र में तेल और गैस के अन्वेषण ऑफशोर एक्सप्लोरेशन से जुड़ी एक योजना है और इसे केंद्रीय मंत्री द्वारा 84,084 करोड़ के भारी परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। इसका दोनों सही हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्री ने 84,084 करोड़ के अनुमानित लागत के साथ समुद्र मंथन नामक अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दिया है, जिसका लक्ष्य भारत के समुद्र जल क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देना। हिंट में है, एक हालिया सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करना और इसमें हजारों करोड़ रुपए के निवेश की योजना की गई है, घोषणा की गई। जून 2026 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के संदर्भ में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर में एक मजबूत या उछाल देखा गया है। यह वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो लगभग 2 साल 23 महीनों के उच्चतम स्तर है। कि इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया सी में कि 7.3% कि जून 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की वृद्धि दर उछलकर 23 महीने के उच्चतम स्तर पर यानी 7.3 तक पहुंच गई हैं, जिससे व्यापक औद्योगिक गतियों का समर्थन प्राप्त है। हिंट में क्या गया कि मई 2026 के 5.1% से काफ़ी अधिक और इसमें खनन और बिजली क्षेत्रों का योगदान रहा है। तीसरा है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पहली तिमाही अप्रैल जून के अंत में भारत राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट में पूरे वर्ष के बजट लक्ष्य का कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है। कि इसका आंसर बी हो जाएगा 18.2%। हालिया आर्थिक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2026 या 27 की पहली तिमाही अप्रैल जून में केंद्र राज्यों घाटा वार्षिक बजट लक्ष्य का 18.2% रहा है। घाटा कुल वार्षिक बजट अनुमान बी के 20% से नीचे है, जो सरकार की मजबूत वित्तीय स्थिति व प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। अगस्त 2026 के द हिंदू के समाचार पत्र पर्यावरण या पारिस्थितिक इन्वायरमेंटल इकोलॉजी खंड से 2 महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी मुद्दे हैं। पहला है पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी, पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पश्चिमी घाट परिस्थिति रूप से संवेदनशील क्षेत्र वेस्टर्न घाट जैसे मसूदा। पोस्ट फैक्टो इसके बारे में पहले पढ़ लिया दोस्तों, आए थोड़े से जान लेते हैं इसके बारे में। और कि सुप्रीम कोर्ट का मध्यम मार्ग मिडिल पाथ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय MoEFCC के 2021 के मुख्य कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम को खारिज कर दिया है, जो पर्यावरण को बिना पूर्व मंजूरी के शुरू होने के बाद पूर्वव्यापी प्रभाव या रेट्रोस्पेक्टिव ऑथोराइजेशन से नियमित करने की अनुमति देता था। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, न्यायालय ने कहा कि बिना पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA 2006 के बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना को शुरू करना और बाद में जुर्माना देकर उसे वैध बना लेना पर्यावरण नियमों के मूल सिद्धांत या प्री कोटिनरी प्रिंसिपल के खिलाफ है। बदलाव, न्यायालय ने पोस्ट फैक्टो मंजूरी को पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं किया, बल्कि इसे बेहद सीमित या समयबद्ध और जनहित या सुपर वेनिंग पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े मामलों तक ही सीमित रखने का आदेश दिया है। पर्यावरणीय नुकसान को केवल पैसा देकर समझौता करने योग्य नहीं माना जा सकता। और पश्चिमी घाट संरक्षण 7वीं बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी। चर्चा की केंद्र सरकार ने एक दशक में 7वीं बार पश्चिमी घाट को परिस्थिति रूप से संवेदनशील क्षेत्र इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ESA घोषित करने के लिए नया मसौदा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। पिछला ड्राफ्ट 27 जुलाई को बिना किसी अंतिम निर्णय के समाप्त हो गया था। और मुख्य बिंदु, इस अधिसूचना का उद्देश्य पश्चिमी घाटी के राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या उत्खनन या क्वारिंग, रेत खनन और नए थर्मल पावर प्लांटों को पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। और विवाद, राज्य सरकारें और स्थानीय समुदाय इसका
का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे खेती या बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। और संपादकीय के अनुसार इसमें स्थानीय स्वदेशी समुदाय को शामिल कर वैज्ञानिक संवाद के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी, पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के निम्नलिखित इसके बारे में पढ़ लिया दोस्तों कि पोस्ट के भारतीय प्रवाह के आईए सूचना अधिनियम के किसी भी परियोजना शुरू करने से पहले अनुमोदित करना, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार फैसला इसका दोनों हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लिया था। पश्चिमी घाट परिस्थिति संवेदनशील ऐसे के संदर्भ में कि पश्चिमी घाट भारत को 6 तटीय राज्यों में फैला हुआ है और यूनेस्को द्वारा वर्ष 2012 में इसके कई हिस्सों को विश्व धरोहर या स्थल घोषित किया गया था। और तीसरा है कि गाडगिल समिति, कस्तूरी रंगत समिति का संबंध पश्चिमी घाट के संरक्षण से। इसका तीनों आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में विस्तृत है और इसमें 39 जैव विविधता हॉटस्पॉट शामिल है और जिन्हें 2012 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में डाला गया था। और गाडगिल या कस्तूरी रंगन समितियों ने इसे क्षेत्र के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को एक ऐसा कर्ज नहीं माना जा सकता जिन्हें बाद में जुर्माना देकर चुकाया जा सके। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मंजूरी, पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने हालिया रुख के आलोक में भारत में विकास और सतत पर्यावरण शासन या इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के बीच संतुलन की चुनौती का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 15 अंक की इसका मॉडल आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 2026 द हिंदू में आई सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण को उल्लेख करें, जिसमें कोर्ट ने 2021 में MOE FCC के उच्च आदेश पर रद्द किया है जो अवैध निर्माण के बाद पर्यावरण मंजूरी देता था। और मुख्य भाग पोस्ट फैक्टो मंजूरी के नुकसान बताया या निवारक सिद्धांत या प्रीकॉटिनरी प्रिंसिपल को कमजोर करता है और कंपनियां इसे व्यापार की लागत, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानकर उल्लंघन करती है और इसके कारण मानसून के समय इंफ्रास्ट्रक्चर का ढलना जैसी आपदाएं आती है। मुख्य भाग विकास बनाम पर्यावरणीय चुनौतियां लेके अस्पतालों, हवाई अड्डे जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचों के लिए मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ की आवश्यकता क्यों। और निष्कर्ष आगे की पर्यावरण मंजूरी तंत्र क्लियरेंस एपर्चर में सुधार और सख्त जवाबदेही और जनहित सतत विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए सकारात्मक अंत करें। जैव विविधता एवं संरक्षण, पश्चिमी घाट में बार बार आने वाली पर्यावरणीय आपदा के बावजूद पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA और अधिसूचना को अंतिम रूप देने में हो रही कारणों की विवेचना कीजिए और पर्यावरणीय संरक्षण और स्थानीय समुदाय के आर्थिक हितों में समन्वय को कैसे स्थापित किया जा सकता है। 150 अब 10 अंक है। उत्तर मॉडल आंसर हो जाएगा कि वर्तमान के संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ गतिरोध के कारण 7वीं बार पश्चिमी घाट ESA का ड्राफ्ट जारी किया है और मुख्य भाग देर के कारण 6 राज्यों की राजनीतिक और आर्थिक चिंताएं की खेती, खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिबंध का डर और स्थानीय समुदाय को विस्थापन या आजीविका छीनने का डर और समन्वय के उपाय, विज्ञान और संवाद का एक साथ साइंस एंड डायलॉग का वनों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण नीतियों में शामिल करना और टॉप डाउन दृष्टिकोण के बजाय ग्रामीण सभाओं को शामिल कर विकृतीकृत योजना बनाना। निष्कर्ष में कि एक संतुलित समावेशी संरक्षण दृष्टिकोण की पश्चिमी घाट की अद्वितीय जैव विविधता को बचा सकता है। एल्गोरिथम या पूर्वाग्रह, एल्गोरिथम बायस या सार्वभौम AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्गोरिथम पूर्वाग्रह तब होता है जब कोई AI प्रणाली डेटा में मौजूद मानवीय या सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण अनुचित या पक्षपातपूर्ण पर्यावरण देती है। सार्वभौम AI भारत का पहला पूर्वता या सरकारी स्वामित्व वाला या सुपर कंप्यूटिंग मिशन है जो मौसम विज्ञान के लिए समर्पित है। इसका पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सर्वभौम AI एक निजी डोमेन स्टार्टअप जो भारत केंद्रित जनरेटिव मॉडल विकसित कर रहा है जो कोई सरकारी मौजूदा सुपर कंप्यूटर नहीं है। संपादकीय न्यूनतम समर्थन मिल से आगे किसानों को आय की आवश्यकता है, मूल समर्थन की नहीं। बियॉन्ड MSP या फॉर्मर नीड इनकम या नॉट प्राइस सपोर्ट। जिस पेपर 3 कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था सरकारी नीतियाँ की मुख्य विश्लेषण क्या, मुख्य बातें देखते हैं। कोर विश्लेषण, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के किसान केवल धान गेहूँ नहीं बल्कि अन्य फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी अधिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। और चुनौतियाँ, चैलेंज क्या है। संपादकीय के अनुसार MSP और इनपुट सब्सिडी जैसे मुफ्त बिजली, उर्वरक सब्सिडी और कृषि संकट का दीर्घकालिक समाधान नहीं है। ये नीतियाँ वित्तीय रूप से नुकसानदेह या फिस्कली या यूनोस को और बाजार को विकृत या मार्केट डिस्टोर्टिंग करने वाली इनसे भूजल अत्यधिक दोहन और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। और समाधान, सॉल्यूशन, किसानों को मूल्य समर्थन प्राइस सपोर्ट के बजाय सीधी आय सहायता इनकम सपोर्ट दी जानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त सरकार को कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर रिसर्च और ग्रामीण बुनियादी ढांचे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए जो किसान को सशक्त बनाने का सबसे बेहतर तरीका है। PT के क्वेश्चन प्रैक्टिकल CACP मूल लागत के लिए कृषि आयोग या कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कृषि फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है। CCEA प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर MSP पर अंतिम निर्णय लेती है। और PM किसान या प्रत्यक्ष आय सहायता डायरेक्ट इनकम सपोर्ट का एक उदाहरण है। और UPSC या PCS परीक्षा प्रश्न है
कि प्रारंभिक परीक्षा पेटी प्रश्न पत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत या मूल्य आयोग या सीएसीपी ये प्रत्येक वर्ष कृषि फसलों के लिए एमएसपी की अंतिम मंजूरी देता है। और दूसरा है कि कृषि अवसंरचना और अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा से बाजार विकृतियों को कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या सीएसीपी केवल सिफारिश करता है और अंतिम मंजूरी सीसीईए देती है। कि मेंस के लिए क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग कृषि संकट का एक अल्पकालिक उपाय हो सकती है, लेकिन यह बाजार को विकृत राजकोषीय संतुलन पैदा करती है। और इस कथन के आलोक में किसानों को मूल समर्थन के बजाय या प्रत्यक्ष सहायता और अवसंरचना निवेश देने की आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 15 अंक 250 सब। उत्तर रूपरेखा या स्ट्रक्चर, भूमिका या इंट्रोडक्शन या एमएसपी की वर्तमान की व्यवस्था और हालिया कानूनी गारंटी की मांग का संक्षिप्त परिचय। कि एमएसपी कानून गारंटी के नुकसान या प्रभावों या बाजार विकृत की राजकोषीय या फिस्कल चिंताएं। वैकल्पिक मार्केट मूल्यांकन, प्रत्यक्ष आय की आय सहायता और अवसंरचना निवेश के लाभ और चुनौतियां। निष्कर्ष है कि एक संतुलित और दीर्घकालिक समाधान। आइए पर इसका और मैं डिटेल से मॉडल आंसर पढ़ते हैं कि न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों को मूल जोखिम से बचाने का एक प्रमुख साधन रहा है। हालांकि वर्षों में एमएसपी का कानूनी गारंटी देने की मांग तेज हुई है। यह मांग कृषि संकट के तत्कालिक समाधान के रूप में देखी जाती है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक बाजार संबंधी परिणाम या चिंताजनक हो सकते हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी से जुड़ी चुनौतियां कि बाजार में विकृति या मार्केट डिस्टोर्शन या फसल प्रतिरूप में असंतुलन। एमएसपी का लाभ मुख्य रूप से गेहूं धान तक सीमित रहने से किसान अन्य फसलों जैसे दलहन तिलहन की अपेक्षा करते हैं, जिससे पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। निजी निवेशक में कमी, कानूनबद्धता के डर से निजी व्यापार बाजार से दूर हो सकते हैं, जिससे अंतर बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म होगी। और राजकोषीय असंतुलन, फिस्कल इनबैलेंस, भारी वित्तीय बोझ या सभी 27 फसलों पर कानूनी एमएसपी देने से सरकार खजाने पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के लिए बजट कम हो सकता है। भंडारण और बर्बादी, वर्तमान में भी कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पास क्षमता से अधिक अनाज है और कानूनी गारंटी से अत्यधिक अधिदेश सरप्लस पैदा होगा, जिससे अनाज सड़ने की समस्या बढ़ेगी। प्रत्यक्ष आय सहायता और अवसंरचनात्मक निवेश की आवश्यकता है। एमएसपी के बजाय प्रत्यक्ष आय सहायता जैसे पीएम किसान बुनियादी ढांचे में निवेश एक अत्यधिक टिकाऊ विकल्प प्रस्तुत करता है। प्रत्यक्ष आय सहायता, डायरेक्ट इनकम टैक्स सपोर्ट के लाभ, बाजार तटस्थ मार्केट न्यूट्रल या बाजार की कीमतों को प्रभावित किए बिना सीधे किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाता है और सभी फसलों किसानों के लिए समान या केवल कुछ फसलों तक सीमित नहीं रहता, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधे नकदी मिलती है। और फसल विविधीकरण, किसान बाजार की मांग के अनुसार फसलें चुनने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। और अवसंरचना निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का महत्व, सप्लाई चेन का सुदृढ़ीकरण, कोल्ड स्टोरेज को वेयर हाउस और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में निवेश से कटाई के बाद होने वाली नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में कमी आएगी और लागत में कमी आएगी। सिंचाई योजना जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना और आधुनिक तकनीकी में निवेश उत्पादन लागत घटती और उत्पादकता बढ़ती है। और समालोचनात्मक विश्लेषण, चुनौतियाँ कि हालांकि प्रत्यक्ष आय सहायता एक बेहतर विकल्प, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं और वर्तमान प्रत्यक्ष सहायता राशि जैसे 6,000 प्रति वर्ष कृषि इनपुट लागतों को पूरा करने के लिए बहुत कम। इसके अलावा भारत में भूमि रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड का पूरी तरह डिजिटल न होना और पट्टा धड़ में टीनेंट किसानों की पहचान न हो पाना इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बड़ी बाधा है। निष्कर्ष, कृषि संकट का दीर्घकालिक समाधान केवल मूल्य समर्थन नहीं बल्कि किसानों की आय को स्थिर या समग्र या सक्षम बनाने में है। सरकार को एमएसपी के जाल से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष आय सहायता की राशि बढ़ानी चाहिए और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी को बढ़ावा देना चाहिए। और नीति आयोग के सुझाव के अनुसार कि प्राइस या डिफिशियंसी या पेमेंट जैसे मध्य प्रदेशों की भावांतर भुगतान योजना और बेहतर बाजार पहुंच ई नेम के माध्यम से एक संतुलित मार्ग अपनाया जा सकता है। हमास के निरस्त्रीकरण का कठिन रास्ता, ए टफ रोड टू हमास डिस्टार्टमेंट, जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आईआर से मुख्य विश्लेषण, कोड एनालिसिस कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास या अन्य सशस्त्र समूह के पूर्ण निरस्त्रीकरण या कंप्लीट डिसआर्ममेंट की घोषणा की है। इसे ट्रंप प्रशासन एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देख रहे हैं। योजना ट्रंप के 20 स्तरीय शांति समझौते कि 20 प्लान के तहत हमास के निरस्त्रीकरण के बाद गाजा का शासन फिलिस्तीनी समिति या पैलेस्टीन कमेटी को सौंपा जाएगा। तो इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह पीछे हट जाएंगे। और चुनौतियां, चैलेंज, वर्तमान जर्मनी हकीकत को देखते हुए क्या हमास वास्तव में पूरी तरह हथियार डालने के लिए तैयार होगा? इस पर गंभीर संदेश है कि शांति योजना की सफलता सभी पक्षों द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को ईमानदारी से निभाते पर निर्भर करता है। वो पारंपरिक परीक्षा पेटी के लिए तथ्य है कि गाजा पट्टी के
भूमध्य सागर के तट पर स्थित, जिसकी सीमाएं मिस्र इजरायली से लगती है, और अब्राहम अकॉर्ड शांति योजना पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका द्वारा आयोजित की रणनीतिक पहल है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पहला क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय शांति समझौते के निम्नलिखित में कौन से संबंध है? इसका आंसर बी है, इजराइल गाजा फिलिस्तीन विवाद पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने के लिए वैश्विक शांति शक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं हालिया प्रयासों, जैसे सशस्त्र समूह में निस्त्रीकरण का योजना के मार्ग में आने वाली प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। भारत के हितों पर इसका प्रभाव पड़ेगा 10 अंक और 150 शब्द। पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित हालिया प्रयासों, विशेषकर सशस्त्र समूह के निस्त्रीकरण के मार्ग में प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियां निम्नलिखित हैं। विश्वास की कमी, ईरान समर्थित प्रतिरोध के अक्ष एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस और इजराइल अमेरिका गठबंधन के बीच गहरे और विश्वास के कारण एक तरफा निस्त्रीकरण असंभव है, और संप्रभुता का संकट लेबनान और हिजबुल्ला का यमन हूती जैसे देशों में यह कमजोर राज्य व्यवस्था के कारण ये समूह समांतर सरकार चला रहे हैं और जिन्हें निरस्त करना जटिल है। बाहरी शक्तियों का टकराव, अमेरिका, रूस, चीन और क्षेत्रीय शक्तियों ईरान सऊदी अरब के विरोधाभासी रणनीति हित शांति समझौते को लागू नहीं होने देते हैं, और वैचारिक प्रतिबद्धता इन सशस्त्र समूह का अस्तित्व वैचारिक या धार्मिक मान्यता पर टिका है, जिसे केवल सैन्य या नीति समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत के हितों पर प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा, इस क्षेत्र में अस्थिरता के कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे भारत में मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ेगा, और प्रवासी हित, पश्चिम एशिया में रहने वाले 85 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी की सुरक्षा और उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन या रिमिटेंस पर सीधा असर पड़ेगा। रणनीतिक या गलियारे, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे IMEC और चाबहार बंदरगाह जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का विकास ठप पड़ सकता है। व्यापारिक प्रभाव, लाल सागर और स्वेज नहर मार्ग में हूती जैसे समूह के हमलों से भारत का समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित समाधानों का निवारण संशोधन विधेयक 2026, झारखंड लोक सेवा आयोग JPSP और अन्य राज्यों में हाल ही में हुए पेपर लीक के खिलाफ बढ़ते छात्र विरोध दर्शनों के बीच संसद के मानसून सत्र में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा में है। मुख्य प्रावधान, पेपर लीक मामलों के लिए कड़ी सजा या 5 से 10 वर्ष की जेल और भारी जुर्माना 50 लाख से 10 करोड़, और समयबद्ध मुकदमा के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। GS पेपर 2, शासन व्यवस्था और वैधानिक निकाय सरकारी नीतियाँ, संसद का गतिरोध और विधायी विफलताएं, संसद के मानसून सत्र में विभिन्न मुद्दों पर विपत्ति के हंगामे के कारण दोनों सदनों को बार बार स्थगित करना पड़ा, और इसके चलते सरकार 121 संविधान संशोधन विधेयक, लोकसभा सीटों में विद्युत और महिला आरक्षण का निर्णय और 130वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रियों की गिरफ्तारी पर निलंबन पेश करने में देरी कर रही है। और यूपीएससी लिंक GS पेपर 2, संसद की कार्यप्रणाली और संवाद जवाबदेही, और न्यायपालिका और पर्यावरण मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परियोजना को पर्यावरण मंजूरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने से पहले नया जन परामर्श फ्रेश पब्लिक कंसल्टेशन अनिवार्य है, लेकिन व्यापक जनहित में मौजूदा खनन कार्यों को तुरंत रोका नहीं जाएगा। GS पेपर 2, न्यायिक व्याख्या, और GS पेपर 3, पर्यावरण प्रभाव आकलन। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। संसद में बार बार होने वाले व्यवधान और गतिरोध न केवल विधायी प्रक्रिया को धीमा करते हैं, बल्कि कार्यपालिका का विधायी नियंत्रण को भी कमजोर करते हैं। हालिया उदाहरण के प्रकाश में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 सब 15 अंक है। इसका मॉडल आंसर हो जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र में संसद के दौरे कार्य कानून बनाना और सरकार को जवाबदेह ठहराना का उल्लेख करें, और हाल के मानसून सत्र में विधेयकों जैसे 121वां संशोधन के टलने का संदर्भ दें। मुख्य भाग, विधायी प्रक्रिया पर प्रभाव, बिना बहस के विधेयकों का पारित होना, और संसदीय समिति जैसी DRSC की रिपोर्टों में देरी, और कार्यपालिका की निरंकुशता। जब संसद नहीं चलेगी तो सरकार या देशों का बिना चर्चा के विधायी एजेंडा आगे बढ़ाती है। वित्तीय नुकसान, करदाताओं के पैसे की बर्बादी और जनता से जुड़े मुद्दों जैसे पेपर लीक, आपदाएं और गंभीर बहस की अभाव आगे की राह। विपक्षी दलों के लिए रचनात्मक विरोध की आवश्यकता, यूके की तर्ज पर विपक्ष का दिन अपोजिशन डे तय करना, और व्यवधान के खिलाफ पीठासीन अधिकारियों, स्पीकर, चेयरमैन द्वारा कड़े कदम उठाना। निष्कर्ष में संसदीय गरिमा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवाद की एकमात्र मार्ग है। प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। पहला, विधेयक के तहत संगठित अपराध के मामले में न्यूनतम 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। दूसरा, मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की बात कही गई है। इसका दोनों आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसका दोनों सही है। व्याख्या पढ़ते हैं कि हालिया ड्राफ्ट बिल के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा के अनुचित साधनों के संगठन अपराध के लिए सजा को बढ़ाकर न्यूनतम 7 वर्ष और जुर्माना को ₹10 करोड़ से तक किया गया है, और साथ ही समयबद्ध जांच और सुनवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया गया है। कि भारतीय संविधान के तहत यदि किसी विधेयक संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, और प्रावधान निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इस पर धन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। इसका आंसर
दूसरा और तीसरा हो जाएगा, पहला नहीं होगा साधारण विधेयक नहीं हो जाएगा, मानी धन विधेयक, मानी बिल और संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दूसरा और तीसरा हो जाएगा। की व्याख्या पढ़ते हैं कि संविधान के 108 अनुच्छेद के तहत केवल साधारण विधेयक पर गति होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 पर राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं, इसलिए गतिरोध संभव नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है और इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। वैश्विक टैरिफ विस्तार भारत की व्यापार रणनीति या ग्लोबल या टैरिफ पॉलिसी इंडिया। द इंडियन एक्सप्रेस लिया गया है कि अमेरिकी व्यापार नीति में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव आ रहे हैं और अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर 10% से 12.5% तक टैरिफ लागू किए हैं और जेनेरिक दवाओं पर भी भविष्य में टैरिफ लगाने की योजना है। भारत में आक्रामक जवाबदेही या कार्रवाई रिटेलाइजेशन की बजाय धैर्य रखने और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं या ग्लोबल वैल्यू चेन में खुद को एकत्रित करने की आवश्यकता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपी की बनाम उपभोक्ता मांग आईपी वर्सेस कंज्यूमर डिमांड। भारत के आईपी में मजबूत वृद्धि देखी गई है, लेकिन यह आंतरिक रूप से कमजोर उपभोक्ता मांग भी कंज्यूमर डिमांड को छुपा रहा है। डेटा से पता चलता है कि पूंजीगत कैपिटल मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में लागत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी खर्च मजबूत, लेकिन ग्रामीण और शहरी निजी उपयोग प्राइवेट कंजप्शन में अभी भी मंदी की असमानता बनी हुई, जो आर्थिक सुधार की स्थिरता पर सवाल उठाती है। और कृषि नीति एमएसपी बनाम न्यूनतम आय सहायता एग्रीकल्चरल पॉलिसी बियॉन्ड एमएसपी। समाचार कृषि क्षेत्र में सुधारों को लेकर बस्तेज एक्सप्रेस लेख के अनुसार सरकारें या सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर भौतिक रूप से खरीदने या केवल मूल्य अंतर प्राइस डिफरेंस भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यूपीएससी दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी खर्च मजबूती, लेकिन ग्रामीण और शहरी निजी उपभोक्ता प्राइवेट कंजप्शन में अभी भी मंदी या असमानता बनी हुई, जो आर्थिक सुधार की अस्थिरता पर सवाल उठाती है। कृषि नीति एमएसपी के बनाम न्यूनतम आय सहायता एग्रीकल्चर पॉलिसी बियॉन्ड एमएसपी। समाचार कृषि क्षेत्र में सुधारों को लेकर बहुत तेज और एक्सप्रेस लेखक के अनुसार सरकारों की सभी फसलों को न्यूनतम एमएसपी के बहुत ही इसके बारे में डिटेल से मैंने पढ़ लिया दोस्तों। इसके बारे में आइए आगे बात करते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव, कमर्शियल या एलपीजी कीमतों में कटौती, एनर्जी सब्सिडी। आई पढ़ते हैं कि 1 अगस्त 2026 के तेल विपणन कंपनियों या कमर्शियल एलपीजी 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की कटौती है, जबकि घरेलू एलपीजी कीमतें स्थिर हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी या समायोजन पर बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। और दृष्टिकोण यह कदम वैश्विक ऊर्जा व्यापार में उतार चढ़ाव के बीच राजकोषीय घाटे, फिस्कल डिफिसिट या मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को संतुलित करने की सरकारी प्रयास का हिस्सा है। औद्योगिक उत्पाद या सूचकांक आईपी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। आईपी देश के समान आर्थिक विकास के बजाय केवल विनिर्माण, खनन और विद्युत जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में भौतिक उत्पादन को मापता है और हालिया आर्थिक प्रवृत्ति के अनुसार भारत में उपभोक्ता वस्तु या कंज्यूमर गुड्स के उत्पादन की वृद्धि दर पूंजीगत वस्तु कैपिटल गुड्स की तुलना में लगातार अधिक रही है। इसका उत्तर पहला हो जाएगा, दूसरा गलत है। कि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वर्तमान आर्थिक चक्र में पूंजीगत या मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को लगातार पीछे छोड़ दिया है, जो कमजोर उपभोक्ता मांग को दर्शाता है। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। जलवायु परिवर्तन की तीव्र होती हुई गर्मी, एक्सट्रीम हीट अब केवल एक पर्यावरण चिंता नहीं, बल्कि भारत के लिए एक गंभीर व्यापक आर्थिक माइक्रो इकोनॉमिक चुनौती बन चुकी है। वैश्विक बैंकों द्वारा हालिया रिपोर्ट के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए और आर्थिक प्रभावों को कम करने की सुझाव। भारतीय अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन भूमिका। विश्व बैंक की 2026 रिपोर्ट का हवाला देते उत्तर की शुरू करें, जिसमें कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी का 2050 तक दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था में 7% गिरावट आ सकती है और भारत के महानगरों में रोजगार जोखिम के आर्थिक प्रभाव, श्रम उत्पादन में कमी, कृषि और निर्माण औपचारिक क्षेत्रों जैसे बाहरी और आउटडोर क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की क्षमता प्रभावित होना और ऊर्जा संकट, लागत, कूलिंग या एसी पंखों के लिए बिजली की मांग बढ़ाना और जिससे औद्योगिक परिचालन लागत में वृद्धि और शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव, स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि और हीट आइलैंड प्रभाव के कारण शहरी आर्थिक गतिविधियों की धीमा होना। मुख्य भाग बॉडी समान की क्लाइमेट टेक में निवेश। यह संदीप बामान ग्रीन पॉइंटेड कैपिटल के अनुसार भारत को बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण, एनर्जी स्टोरेज की जल दक्षता और चक्रीय व्यवस्था, सर्कुलर होने पर ध्यान केंद्रित करना, शहरी संयोजन, हीट एक्शन प्लान को अनिवार्य बनाना, हरित अनावरण बढ़ाना और ठंडी छतों या कूल रॉक की नीति लागू करना और सामाजिक सुरक्षा, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए काम के घंटों में बदलाव और बीमा कवर करना। कंक्लूजन, भारत को अपनी सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए आर्थिक लचीलापन, इकोनॉमिक रेसिलियंस हासिल करने के लिए पर्यावरण नीतियों को अपनी मुख्य बजटीय प्राथमिकता में शामिल करना होगा। आगे पढ़ते हैं कि अगला न्यूज है, पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी की छत्तीसगढ़ स्थित पालमा सेकंड कोयला खनन के संदर्भ में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण मंजूरी इसी में किसी भी संशोधन या नई या अनुमति से पहले ताज़ा जन सुनवाई, फ्रेश पब्लिक कंज्यूमर अनिवार्य है। मुख्य बिंदु, कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस कार्यालय ज्ञापन ओएम को खारिज किया जो परियोजना को बिना पूर्व मंजूरी के शुरू होने और बाद में यह बैक डेट से नियमित करने की अनुमति देता है। न्यायालय का तर्क है, पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया इसी ही नियम
करियोत्तर या पूर्वव्यापी मंजूरी एक्स पोस्ट फैक्टो इसी केवल असाधारण जनहित मामलों में ही दी जा सकती है, तो वह भी केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 3 के तहत वैधानिक अधिसूची द्वारा, न कि प्रशासनिक आदेश से। जीएस पेपर 3 पर्यावरण आकलन द्वारा और न्यायिक निर्णय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन या अलीनो की चेतावनी। इसके बारे में सर पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। आइए इस टॉपिक को एस्केप करते हैं। आइए अगला पढ़ते हैं पेपर 1 के लिए ज्योग्राफी से, जलवायु विज्ञान एवं जीएस पेपर 3 कृषि एवं खाद्य से। पर्यावरण एवं प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 भारत की रुख चर्चा में क्यों है कि भारत को बेहद निचली रैंकिंग 177 देशों में 176वां स्थान प्राप्त हुए। भारत कुल स्कोर 22.46 रहा है। मुख्य बिंदु पर्यावरण। भारत के पर्यावरण मंत्रालय में इसी सूचकांक के संकेतों और पर्यावरण को अवैज्ञानिक और अनुमानों पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया है। जैव विविधता वाले क्षेत्रों में के वृक्षों के आवरण, ट्री कवर लॉस, गिरावट इस खराब रैंकिंग का एक मुख्य कारण बताया है। जीएस पेपर 3 से पर्यावरण संरक्षण वैश्विक सूचकांक पर्यावरण मंजूर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के संदर्भ में है कि भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006 के तहत किसी भी अधिसूचित परियोजना को शुरू करने से पहले पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रयोजन लेना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। और उच्चतम न्यायालय की हालिया निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार की किसी परियोजना के प्रशासनिक कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से पूर्वव्यापी एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी दे सकती है। इसका पहला सही है कि EIA 2006 के तहत पूर्व मंजूरी अनिवार्य नियम। दूसरा गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह पूर्वव्यापी मंजूरी एक्स पोस्ट फैक्टो किसी प्रशासनिक आदेश OMS से नहीं दी जा सकती है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत विशेष वैधानिक प्रक्रिया पालन करना होगा। आर्थिक विकास की आवश्यकता, पर्यावरणीय अस्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना भारत के सतत विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हाल ही में पूर्व कार्य पर्यावरण मंजूरी एक्स फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पर उच्चतम न्यायालय ने के दृष्टिकोण के आलोक में इस कथन का समालोचना विश्लेषण कीजिए। 250-15 किया है। भूमिका इंट्रोडक्शन। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा देते हुए हालिया सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उल्लेख करें जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण की अनदेखी कर उद्योगों को कार्योत्तर मंजूरी देना सतर्कता सिद्धांत या फिर कुनरी प्रिंसिपल का उल्लंघन है। मुख्य भाग। विकासात्मक तक बुनियादी ढांचा परियोजना, रोजगार सृजन और कार्यान्वयन, खनन जैसे गाड़े या पाल्मा सेक्टर के लिए समय पर मंजूरी की आवश्यकता है और मंजूरी में देरी से बढ़ती तो परियोजना लागत। पर्यावरणीय चिंताएं। बिना पूर्व जांच के निर्माण में से जैव विविधता को अपूर्वनीय क्षति या उदा वेस्टर्न घाट या स्थानीय परिस्थितियां, जन सुनवाई और पब्लिक कंजप्शन न होने से स्थानीय समुदाय के अधिकारों का हनन और न्यायिक का रुख और न्यायालय द्वारा स्थापित सार्वजनिक हित परीक्षण या पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट और जिसमें केवल राष्ट्रीय और सुरक्षा आपातकालीन जनहित में ही या अपवाद या स्वरूप कार्योत्तर या मंजूरी की अनुमति दी जा सकती है, वह भी भारी जुर्माना के साथ। निष्कर्ष एक संतुलित मार्ग या मिडिल पाथ की आवश्यकता पर बल दें और जहां पर्यावरणीय प्रभाव या आकलन EIA की प्रक्रिया को पारदर्शी या त्वरित या तकनीकी संचालित बनाए जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ चले। ईरोस्टिटा एक्सरे टेलीस्कोप, मैग्लेनिक ब्रिज में अनूठी तारा प्रणाली की खोज और पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCA वैज्ञानिकों ने रोसिटा या अंतरिक्ष टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके मैग्लेनिक ब्रिज के एक दुर्लभ एक्सरे या बाइनरी स्टार या सिस्टम की खोज की। और मुख्य बिंदु में मैग्लेनिक ब्रिज को पड़ोसी आकाशगंगाओं या लार्ज स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड के आसपास में टकराने से बनी गैस और तारों की एक धारा या ईरोस्टर का स्पेस या वेस्ट एक्सरे या टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांड के अदृश्य एक्सरे के प्रकाश को स्कैन करता है। गगनयान पहला या चंद्रयान 5 मिशन की प्रगति चर्चा में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लोकसभा के सूचित किया है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान या मिशन गगनयान पहला गगनयान ये पूर्व या सर्विसेज मॉड्यूल का एक एकीकरण या अंतिम चरण में है। इसके साथ ही इसरो और जापानी वैज्ञानिक चंद्रयान 5 के मिशन की तैयारी का समीक्षा करें और अनुसंधान विकास और नवाचार RDI फंड में हितों की टकराव चर्चा में क्यों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्यसभा को उठाए गए सवालों के बाद स्पष्ट किया है कि नवनिर्मित RDI फंड या रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड से कंपनियों को दिए जाने वाले धन के आवंटन में हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। और केरल में ये संचालित मौसम स्टेशन या हाइपर लोकल फोरकास्ट ये चर्चा में क्योंकि केरल सरकार ने IT या रोपर के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही स्वचालित मौसम में स्टेशन लगाने की शुरुआत की है ताकि किसानों को हाइपर लोकल या अत्यधिक स्थानीय मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि मैग्लेनिक ब्रिज में जो हाल ही में खबरों में रहा है निम्नलिखित में से किस सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इसका आंसर B हो जाएगा। 2 आकाशगंगाओं के टकराव से बनी गैसों और तारों के एक अंतर आकाशगंगा धारा है। पहला का B हो जाएगा। मैग्लेनिक ब्रिज छोटे मैग्लेनिक बादलों या आकाशगंगाओं से मिलने से बनी तारों गैसों की एक धारा है। अनुसंधान विकास से नवाचार RDI कोष के संदर्भ में के संदर्भ विचार कीजिए। इसका दोनों आंसर हो जाएगा। इसे भारत में तकनीकी नवाचार और कॉर्पोरेट अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है और इसके तहत परियोजना के चयन के लिए कड़े हितों का टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिशा निर्देश बनाए गए हैं। दोनों सही है कि हाल ही में सरकार के परिषद की कड़ी दिशा निर्देशों की पुष्टि की है।
मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पहला है क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए कि गगनयान प्रभावी चंद्रयान मिशनों के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर रणनीतिक मोड़ पर खड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर भारतीय तकनीकी संप्रभुता टेक्नोलॉजी के सॉवरेनिटी पर इन मिशनों पर संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 15 250 सब आई पहला का मॉडल आंसर पढ़ते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी गगनयान प्रभावी चंद्रयान के मिशन में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के केवल वैज्ञानिक खोज से आगे बढ़ाकर रणनीतिक वाणिज्य महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये मिशन भारत में अर्थव्यवस्था और वैश्विक तकनीकी संप्रभुता गहरे रूप से प्रभावितों की क्षमता को करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्वाभाविक प्रभाव स्पेस इकोनॉमी की वृद्धि भारत वर्तमान वैश्विक अंतरिक्ष या हिस्सेदारी 2% को 2030 तक $40 बिलियन से अधिक करने की मदद मिलेगी और निजी निवेश को बढ़ावा इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSP के माध्यम से स्टार्टअप और निजी कंपनियों के लिए एरोस्पेस विनिर्माण में नए अवसर खुलेंगे। रोजगार और कुशल विकास हाईटेक इंजीनियरिंग रोबोटिक्स डेटा एनालिटिक्स और लैब सपोर्ट सिस्टम के क्षेत्र में हजारों कुशल नौकरियों का सृजन होगा और स्पिन ऑफ तकनीकी मानव मिशन के लिए विकसित की जा रही तकनीकी जैसे चिकित्सा उपकरण और टिकाऊ भोजन और उन्नत सामग्री नागरिक उद्योग को पहुंचाएगी। वैश्विक मंच तकनीकी संप्रभुता निर्भरता की समाप्ति के मानव को अंतरिक्ष में भेजने और जटिल चंद्र लैंडिंग की क्षमता हासिल कर भारत की विदेशी लॉन्च प्रदाताओं को अपनी निर्भरता पूरी तरह समाप्त कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में बढ़त भारत और ऑटोमेशन समझौते जैसे वैश्विक मंचों पर केवल एक हस्ताक्षर करता नहीं बल्कि नीति निर्धारक और प्रमुख सहयोग के रूप में उभरेगा और लागत प्रभावी वैश्विक नेतृत्व कम लागत में जटिल मिशनों की सफलता कार्यान्वयन और स्वायत्त तकनीकी भारत को वैश्विक उपग्रह प्रेक्षेपण बाजार में निर्विवाद नेता बनाएगी। और निष्कर्ष गगनयान चंद्रयान मिशन के भारत अंतरिक्ष क्लब के शीर्ष के स्थापित करते हुए यह मिशन एक केवल राष्ट्रीय गौरव नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक महाशक्ति बनने से मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन था सार्वजनिक अनुसंधान विकास R&D फंडों के वितरण की पारदर्शिता और नैतिकता होना आवश्यक है और तकनीकी विकास बोर्ड DTB और RDI फंड के संदर्भ में हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुद्दे और इसके समाधान के उपाय को आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 10 अंक है 150 में। आइए दूसरा का आंसर पढ़ते पहला का पढ़ लिए दूसरा का पढ़ते मॉडल आंसर विज्ञान नीति से तकनीकी विकास बोर्ड TDB के अनुसंधान विकास नवाचार RDI फंड एवं उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी व्यवसायीकरण जैसी बढ़ावा देना और सार्वजनिक फंडों के आवंटन पारदर्शिता की कमी और हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्टों की चुनौतियों की इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करती है। हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट समीक्षाओं की दोहरी भूमिका अक्सर फंड आवंटन सीमित विशेषज्ञों स्वयं उन शिक्षकों के संस्थानों निजी कंपनियों से जुड़े होते हैं जो फंड के लिए आवेदन करती है। अपारदर्शी चयन प्रक्रिया आवेदनों के मूल्यांकन और फंडिंग की मंजूरी को मानदंडों में स्पष्ट सार्वजनिक जवाबदेही का अभाव होता है। अनैतिक सांठगांठ या मजबूती नीतिगत दिशा निर्देशों के बिना सार्वजनिक धन का झुकाव स्थापित बड़े पैमानों की ओर हो जाता है जिससे जमीनी स्तर के नोवेंटमेसी या स्टार्टअप वंचित रह जाते हैं। समाधान या उपाय स्वतंत्र मूल्यांकन या प्रणाली फंड आवंटन के लिए या ब्लाइंड या प्योर रिव्यू या ब्लाइंड पीयर रिव्यू की व्यवस्था लागू की जाए और जहां समीक्षक आवेदक एक दूसरे से अज्ञात हो तो अनिवार्य या प्रकटीकरण या चयन समिति के सभी सदस्यों के लिए किसी भी वित्तीय या व्यक्तिगत हितों की घोषणा या सेल्फ डिक्लेरेशन की करना कानूनी रूप से अनिवार्य हो और डिजिटल ट्रैकिंग और या ऑडिट फंड के वित्तीय और उसके उपयोग की वास्तविक समय रियल टाइम निगरानी के लिए एक सार्वजनिक डैशबोर्ड और CAG या CAG द्वारा नैतिक ऑडिट किया जाए और सार्वजनिक R&D फंडों की सफलता केवल बजटीय आवंटन पर नहीं बल्कि इसकी नैतिकता सूचित पर निर्भर करती है। TDB में संस्थागत सुधार के नवाचार परिस्थितियों तंत्र को अधिक न्यायसंगत और विश्वसनीय बनाए। मुख्य समाचार राज्यों को रुपये 1,09,019 करोड़ का अतिरिक्त हस्तांतरित जारी। महत्वपूर्ण तथ्य केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 की राज्य को उनके पूंजीगत और विकासात्मक खर्च को बढ़ावा देने के लिए 1,09,900 करोड़ की अग्रिम कर या वितरण या टैक्स डिवोल्यूशन की किस्त जारी की है और यह राशि हर महीने 10 तारीख को दी जाने वाली नियमित किस्त के अतिरिक्त इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ या ढांचागत विकास में तेजी लाना। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि केंद्र द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले कर हस्तांतरण टैक्स डिवोल्यूशन के संदर्भ वित्तीय संप्रभुता का निर्धारण कौन सा संवैधानिक निकाय करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग ही केंद्र और राज्यों के बीच करों या सुधति या आगामों के वितरण की सिफारिश करता है। मेंस के लिए राज्यों के समय या पूर्व या अतिरिक्त वित्तीय हस्तांतरण जारी करना और सहकारी संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कैसे मजबूत करता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए कि राज्यों में समय पूर्व या अतिरिक्त वित्तीय हस्तांतरण डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स जारी करता है और भारतीय संघवाद में सहकारी संघवाद की भावना को गहराई से मजबूत करता है। वर्तमान या परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं पर माध्यम से समझा जा सकता है और वित्तीय सुदृढ़ता और तरलता फाइनेंशियल लिक्विडिटी समय से पहले फंड मिलने से राज्यों के पास नकदी या कैश फ्लो की कमी और नहीं होती है। इससे उन्हें अपनी विकासात्मक योजना को बिना किसी रुकावट के चलाने में मदद मिलती है और पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि या अतिरिक्त वित्तीय सहायता से राज्य या बुनियादी ढांचे जैसे सड़क या पुल या स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर अधिक खर्च कर पाते हैं जो अधिक विकास की गति को बढ़ाता है।
और बाजार ऋण पर निर्भरता में कमी, समय समय पूर्व हस्तांतरण से राज्यों को उच्च ब्याज दरों पर बाजार से कर्ज मार्केट या बोरोइंग देने की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे उनका राजकोषीय घाटा नियंत्रित रहता है। और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान या व्यवस्था राज्यों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार की नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की सहायता देती है। और केंद्र राज्य संबंधी में विश्वास, वित्तीय मोर्चों को केंद्र का यह सक्रिय सहयोग दोनों पक्षों के बीच और विश्वास की खाई को कम करता है और एक टीम इंडिया के रूप में कार्य करने की भावना विकसित करता है। निष्कर्ष, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य जहां राज्यों की जन कल्याणकारी योजना का सीधा दबाव, समय पूर्व वित्तीय हस्तांतरण केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, यह केंद्र द्वारा राज्यों की वित्तीय संप्रभुता, उनकी विकासात्मक भूमिका को स्वीकार करने का एक सशक्त माध्यम जो सहकारी संघवाद को वास्तविक धरातल में क्रियान्वित करता है। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। थैंक यू।